तो फिर क्या हुआ, वो चला गया। उसने कहा कि ठीक है तुम खाना बनाओ और मैं मिलकर आता हूँ। तो हाँ, उससे पहले दत्ताजी राव ने लेखक से बोला था कि जैसे ही तेरा पिता यहाँ आएगा, घंटा आध घंटा के बाद तू भी पीछे पीछे से आ जाना और ध्यान देना, जितनी सारी बातें मैं पूछूंगा वो सारी बातों का जो है बेहिचक जो है जवाब देना। ठीक हुआ। तो जैसे ही लेखक के पिता दत्ताजी राव के पास गए, बैठे थे, दत्ताजी राव ने उनसे सारी बातें की कि कहाँ हो आजकल, क्या हो। तो ऐसे ही उसने बताया कि कुछ नहीं, घर पर ही हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बात बढ़ती रही। उतने में बच्चा आ गया, यानी लेखक आया। लेखक से पूछा कि कहाँ जा रहा है। तो राव जी ने जैसे लेखक से पूछा, लेखक ने बताया कि माँ ने भेजा है कि पिताजी को जो है खाने के लिए बुला रही है। तो राव जी ने कहा कि अभी अभी तो आया है, आप बैठ। तो इस तरीके से धीरे धीरे लेखक से जो है दत्ताजी राव ने पूछना शुरू किया कि कितने में, कौन सी कक्षा में पढ़ता है। लेखक ने बताया कि 5वीं में था, लेकिन अब पाठशाला नहीं जाता। क्यों? तो लेखक ने उत्तर दिया कि पिताजी ने मना कर दिया। पिता को वो दादा कहता था, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम पिताजी ने मेरे को दिया था, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो इसके बाद एकदम से उसके पिता को गुस्सा आ गया। उसके पिता ने जो है अपने ऊपर जो बात आरोप वो था, बात थी, उस बात को साफ करने के लिए लेखक के पिता ने जो है दत्ताजी राव से कहा कि सरकार, ये दिन भर जुआ खेलता है, कंठे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखने जाता है, खेलने जाता है, घर के काम में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है उस बच्चे पर यानी लेखक पर वो जड़ते गया। तो राव जी ने पूछा कि तू कभी फेल हुआ है? तो लेखक ने बोला कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ। तो फिर बाद में राव साहब ने लेखक के पिता यानी रत्नाप्पा उसका नाम था, उसको समझाया कि बेटे को जो है विद्यालय भेजना। बेटा विद्यालय जाएगा, छोटा बच्चा है, कभी कभार अगर सिनेमा चला गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाएगा, वो विद्यालय जाएगा, उसको विद्यालय भेजना। एकदम थोड़ा सा एक अपनी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती किया। उसके बाद ठीक है, उसको गुस्सा आ गया लेखक के पिता को। दोनों बाप बेटे घर में आते हैं तो लेखक के सामने उसके पिता ने जो है शर्त रखी विद्यालय भेजने के लिए। बोला कि विद्यालय तुम जाओगे, विद्यालय लगता है 11 बजे, 11 बजे तक तुम्हें सारा घर का काम करना होगा, खेत का काम करना पड़ेगा और खेत से ही तुम्हें पाठशाला जाना पड़ेगा। छुट्टी के बाद घंटा भर तुम्हें जानवरों को चराना पड़ेगा और अगर खेतों में ज़्यादा काम होगा तो तुम्हें विद्यालय से भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। कहो ये सारी शर्तें स्वीकार हैं तभी विद्यालय जाओ। लेखक बड़ा खुश था। लेखक ने कहा पढ़ने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं विद्यालय जाऊँगा और मैं ये सारा काम करके जाऊँगा। ठीक हो गया, लेखक बड़ा प्रसन्न हो गया। अब विद्यालय गया दूसरे दिन। अब चूँकि उसके साथ के बच्चे तो थे नहीं, वो बच्चे आगे चले गए थे। लेखक 5वीं कक्षा में ही जाकर बैठा। उसने सोचा 2-4 महीना बचा है, इस 2-4 महीने में ही मैं अपनी एक क्लास को जो है आगे बढ़ा सकता हूँ। तो गली के केवल 2 लड़की जो थे उसके परिचित थे, बाकी सारे बच्चे इससे जो है अनजान थे और सारे बच्चे इसकी उम्र से भी कम उम्र के थे। अब लेखक क्या था, एक बारी अपरिचित सा जो है अकेला बेंच पर जो है एक कोने में बैठ गया। अब जो कक्षा के बच्चे थे बड़े शैतान थे, शरारती बच्चे थे। उन्होंने उस बच्चे की काफ़ी खिल्ली उड़ाई, उसका जो है गमछा छीना झपटी कर दिया और फिर अंत में जो है उसको मास्टर जी के मेज़ पर रख दिया। अब क्या हुआ, इंटरवल हुआ। इंटरवल में भी लेखक को काफ़ी परेशान कर दिया। उसकी जो धोती पहन के गया था, लंगोटी पहन के गया था, उसमें जो गांठ थी उस गांठ को खोलने की कोशिश की।
अब इस तरीके से लेखक बड़ा परेशान हो गया, उसका मन बड़ा घबराने लगा, उदास हो गया। वो सोचने लगा कि इससे तो बढ़िया था कि मतलब खेतों में ही काम करता, वही सही था। लेकिन जब वो घर गया तो फिर उसके अंदर एक नया उत्साह जागृत हुआ। उसने कहा नहीं, मुझे विद्यालय जाना ही है, मैं जाऊंगा। उसने माँ से कहा माँ, मेरे लिए एक नई टोपी ला दो और एक अंडरवियर ला दो, इस अंडरवियर पहनकर मैं विद्यालय जाऊंगा। तो ठीक हो गया, वो दूसरे दिन विद्यालय गया अंडरवियर पहन के, टोपी पहन के। जो उसके गणित के अध्यापक थे वो शरारती बच्चों को बहुत बुरी तरह पीटते थे। कक्षा में जो है उनकी वजह से जो है शरारत कम होती थी। तो कक्षा में एक बच्चा, बहुत होशियार बच्चा था, समझदार शांत स्वभाव का बच्चा था, बसंत पाटिल उसका नाम था। बसंत पाटिल पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा था, सारे टीचर उसको अच्छा मानते थे, सबसे आगे वाले बेंच में उसको बैठाते थे। तो लेखक ने देखा कि ये बच्चा सबसे अच्छा है। धीरे धीरे लेखक ने कोशिश की कि मैं उसका साथ करूं। तो लेखक पूरी घर से तैयारी करके जाता था बसंत पाटिल की तरह, और विद्यालय में जाके जो है धीरे धीरे जो है कुछ ही समय में उसने अपने उसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव उसमें आ गया। वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया, सारे टीचर उससे बड़े प्रसन्न रहने लगे। तो धीरे धीरे टीचरों ने उसको क्या कर दिया, मॉनिटर बना दिया, और बसंत पाटिल और उसकी खूब अच्छी बन गई। तो बसंत पाटिल और लेखक जो है दोनों मिलकर कमज़ोर बच्चों को पढ़ाते थे और उनकी कॉपी चेक करते थे, उनको सिखाते थे। अब जो उनके एक मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर थे, वो बड़े अच्छे शांत स्वभाव के थे, तन्मय होकर वो पढ़ाते थे। मराठी और अंग्रेजी कविताएं जो है उनको कंठस्थ थे। उनका गला बड़ा सुरीला था, छंद और लय का उनको बहुत ज्ञान था। वो लेखक को जो है इन सारी चीज़ों के बारे में, कविताओं के बारे में बहुत अच्छे से बताते थे। वो स्वयं कविता को जो है अभिनय करके जो है कक्षा में गाया करते थे, और लेखक से भी उसको जो है इसी तरीके से अभिनय के द्वारा गाने के लिए कहते थे। अब धीरे धीरे जो है लेखक को जो है उस मास्टर जी के प्रति जो है उसकी श्रद्धा भाव बढ़ने लगे, और अपने गणित के अध्यापक के प्रति भी उसकी श्रद्धा भाव बढ़ने लगी। आगे का गणित के अध्यापक के बारे में फिर बताएंगे। हाँ बच्चों, गणित के अध्यापक का वर्णन तो आ गया। दूसरे अध्यापक थे इसमें मास्टर सौंदलगेकर। वो मराठी के अध्यापक थे, बड़े तन्मय होकर बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं जो हैं उनको कंठस्थ याद थी। उनका गला भी बड़ा अच्छा था, सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान भी उन्हें बहुत था। वो कविता के साथ ऐसे जुड़ते थे कि जब कविता बोलते थे बड़े भाव विभोर हो जाते थे। उसका जो है अभिनय भी उसी तरीके से करते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे, और बच्चों से जो है कभी कभी कक्षा में बच्चों से भी कविताएं सुन लेते थे, बच्चों को सुनाते भी थे। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने जो है देखा कि जो लेखक थे यानी आनंदा, वो उनको देखा कि उनके अंदर जो है सीखने की बड़ी ललक है। उन्होंने लेखक को सारी चीज़ों का ज्ञान कराया, यानी कविताओं में किस तरीके से हाव भाव, यति गति, अवरोह आदि प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लेखक को बताई। और किस तरीके से उनका अभिनय किया जाता है, ये सारी बातें भी उन्होंने लेखक को सिखाई। अब धीरे धीरे लेखक पर कविता का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ गया। अब लेखक स्कूल में मास्टर जी सिखाते थे, घर जाकर जैसे वो पानी, खेतों में पानी लगाने जाता या जानवरों को चराने जाता, तो वो उस समय जो अपने आप को अकेला महसूस करता था। वो बड़ा अच्छा समय उसको मिलता था, ताकि वो बड़े आराम से जो है कविताओं को ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में कविताओं को गा सके, अभिनय कर सके। और धीरे धीरे जब उसको जो है ये ज्ञान बढ़ते गया, वो इस चीज़ में जो है प्रवीण होता गया, तो वो बड़े मग्न होकर, आनंदित होकर कविताओं का अभिनय करता, और कभी कभी तो वो नाचने लग जाता था।
लेखक कविता को जैसे अपना घर में पूरा करता था, जानवरों की पीठ में यानी भैंस की पीठ पर लिखकर जो है कविता तैयार करता, या पत्थर ऊपर जो है दूसरे पत्थर से लिखकर अपनी कविता को तैयार करता, उसको गाता, गाकर अभिनय करता, और उस दूसरे दिन आकर जो है वो अपने अध्यापक सौंदर्यकर को उसको सुनाता था। तो सौंदर्यकर जो भी उसमें कमियां होती थी उन कमियों को बताते थे, और साथ ही साथ उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों के सामने उसको गवाते थे। कभी कभार जैसे विद्यालय में कोई समारोह हो गया तो उसमें भी उस बच्चे से उन कविताओं को गवाते थे। इस प्रकार लेखक का जो है धीरे धीरे इस चीज़ में जो है अपना मन काफ़ी रम गया, वो कविताएं लिखने, लेख लिखने में बड़ा पारंगत होता गया। अब कवियों के प्रति जो लेखक की धारणा थी वो ये थी कि उसका मानना था कि भाई हम जैसे ही तो कवि भी होते हैं, जैसे हाड़ मांस से बने हुए हम हैं वही तो हाड़ मांस से बने हुए कवि भी हैं। जब कवि इतनी अच्छी कविता गा सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम भी लिख सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो है कविताओं के प्रति, कवियों के प्रति उसका मन बड़ा रम गया। उसने क्या किया, उसके जो गुरुजी थे सौंदर्यकर उसको अनेक कवियों के जो काव्य संग्रह हैं उनको दिया करते थे, उनकी किताबों को दिया करते थे, उन कवियों के बारे में उनको बताया करते थे कि उस कवि ने इस तरीके से सीखा, उस कवि ने ये लिखा। ऐसे करके सारे कवियों की किताबों को और क्या कविताओं को जो है लेखक को दिया भी करते थे, समझाया भी करते थे। तो लेखक के अंदर यही आ गया कि वास्तव में जो है हम में और कवियों में कोई अंतर नहीं है। तो वो सोचता भी था। एक बार जैसे मास्टर जी ने अपने दरवाजे पर जो मालती की जो बेल थी, लता थी, उस पर बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो लेखक सोचने लगा कि जब मास्टर जी जो मालती की बेल है उस पर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो दुनिया में कितने, संसार में कितनी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है, चाहे वो जंगली फूल हैं, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी हैं, उन पर भी मैं जो है तुकबंदी कर सकता हूँ, कविताओं को बना सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो इस तरीके से उन प्राकृतिक चीज़ों पर जो है कविता लिखना शुरू कर दिए। तो कविता का जो परीक्षण था, वो परीक्षण वो कैसे करते थे, वो अपनी कविता जो है मास्टर जी को दिखाते थे। उसमें कभी कभी कविता दिखाने के लिए उनको ऐसा लगता कि भाई रात हो रही है, तो वो बेचैन होते कि कैसे मैं अपने गुरुजी को ये कविता को दिखाऊं। तो वो रात को ही जो है गुरुजी के घर पहुंच जाते थे कि गुरुजी मेरी कविता देखिए आप। तो मास्टर जी जो थे उसकी कविता को जो पूरी अच्छी से समझते थे, पढ़ते थे, और उसका पूरा शास्त्र उसको समझाते थे कि लय, छंद, अलंकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए, और कैसे शुद्ध लेखन के नियम क्या होते हैं उनको कैसे लिखना चाहिए। तो लेखक को जो है तरह तरह की पुस्तक भी वो दिया करते थे, ढेर सारा ज्ञान भी उसको दिया करते थे, और उसको लिखने की जो शैली होती है, डर्रे होते हैं, उसको भी वो सिखाया करते थे। तो इस प्रकार जो है लेखक को मास्टर जी की जो है एक अच्छी सी संगति मिली, और उस संगति से उसकी जो मराठी भाषा थी वो भाषा भी जो है सुधरने लगी, शब्द का महत्व वो समझने लगे, अलंकार, छंद, लय, ताल, तुक, इन सारी चीज़ों का जो है बड़े गहन यानी सूक्ष्मता से उसको देखने का अभ्यास उनका बढ़ता गया। वो एक महान लेखक बने।